मेरे सैया जी ने आज मुझसे ब्रेकअप कर लिया। बिग बॉस ने दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण गाने के साथ उठाया। घर में जो सिचुएशन है, जिस तरीके के माहौल है, उसके बेसिस पे बिग बॉस ने एकदम सांगला गाना जो है शुरुआत करी। तो ऐसे में दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे कंटेंडर के बारे में बताना चाहता हूं जो कि ये सोच रहा है कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ है खाई। साथ ही साथ दोस्तों एक ऐसे कंटेंडर को मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं जिसने माजरेकर सर को कुछ और बोला, लेकिन हमको आज उसने कुछ और ही बोल दिया। और साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि आज के एपिसोड को देखने के बाद मुझे बिग बॉस सीजन 12 जो कि हिंदी का सीजन था, उसमें जो श्रीसंत पाजी ने किया था वो बातें याद आ गई। क्या है ये सारी बातें, जानना चाहते हैं आप? तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत ही इस गाने से हुई, हम सब जानते हैं। आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि किशोरी शाहणे जी की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं रूपाली भोंसले और वीणा जगताप के द्वारा। मतलब वो कह रहे हैं कि नेहा और हिना तुम्हारे आसपास क्या कर रही थी, तुम आखिर उनको एंटरटेन क्यों कर रही थी? तो इस पर किशोरी जी कहती हैं हाँ, ये नॉमिनेशन की बात है ना, तो इस वजह से ये आसपास घूम रहे थे, नॉमिनेशन एंड ऑल। मैंने भी अपने आप को बड़े ही मैच्योर तरीके से प्रेजेंट किया और मैंने इनको बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ उनकी हाँ में हाँ सोची और उनको लगा कि मैं उनके साथ हूँ, उनको एक दिलासा दिलाया और फिर निकल गए। मैं यहाँ पर दोस्तों ये कहना चाहता हूं कि इस बार का बिग बॉस सीजन 2, मराठी बिग बॉस सीजन 2 ऐसा सीजन है कि जहां पर बॉन्डिंग्स तो दिख ही नहीं रही, जहां पर लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। अगर आप दूसरे ग्रुप में हैं तो आप दूसरे ग्रुप में रहिए ना, यहां मत आइए, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर आप आते हैं तो सामने वाले की लॉयल्टी पर क्वेश्चन मार्क भी लगाए जाते हैं और सामने वाले की लॉयल्टी पर संदेह किया जाता है कि आखिर कर क्या रहे हैं या कर क्या रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बप्पा जी जो आपको तो पता ही है कि मैंने उनका इंटरव्यू लिया, तो बप्पा जी ने भी यही कहा कि घर में 24 घंटे स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग प्लॉटिंग यही चलता रहता है। सो भाई ये क्या चल रहा है, क्यों यहाँ पर ऑडियंस के दिल जीते नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिग बॉस को थोड़ा सोचना चाहिए। और मैंने मतलब पहले ही दिन से कहा था लगभग ये कि सब लोग है ना ओवर प्रिपेयर्ड लग रहे हैं, ओवर होमवर्क कर आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि रूपाली भोंसले और वीणा आपस में ना एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। वीणा के दिमाग और दिल में ना वो बात अभी तक खटक रही है कि कैसे शिव उसको उठाने के लिए मेरे से अप्रोच कर सकता है, कैसे शिव ने परमिशन ले ली और फिर उसके बाद वो सॉरी भी बोल रहा है। यहाँ पर वो बहुत सारी बातें बोलती हैं रूपाली भोंसले को दोस्तों। तो मैं यहाँ पर वीणा जी को कहना चाहता हूँ, वीणा जी आप ऐसा क्यों हो रही है, मतलब इतना ज्यादा पोजेस क्यों हो रही हैं? अगर देखिए शिव ने आपको सारी चीजें क्लियर आउट कर दी हैं तो आप यहाँ पर इतना पोजेस क्यों हो रही है? और प्लस उस चीज को आप संभाल के क्यों रखे हो? उसको निकालो, लेट इट बी करो। दोस्तों आज के दिन है ना वीणा जगताप मुझे बड़ी इगोइस्टिक लगी और कहीं ना कहीं उनके जो फैंस हैं वो कहेंगे कि क्या है, ये तो नॉर्मल बात हो सकती है, लेकिन एज अ ऑडियंस, एज अ रिव्यूअर और एज अ नॉर्मल कॉमन पीपल मैं यही कहना चाहूंगा कि वीणा जगताप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो चुकी है। देखिए मैंने ये बात आई गेस आपको वीकेंड चढ़ाव में ही बोल दी थी कि वीणा जगताप की बड़ी तारीफ हुई है, लेकिन ये लड़की कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगी ही करेगी और ऐसा ही होता है। मुझे लगता है कि ये मुद्दा माजरेकर सर जो है वीकेंड चढ़ाव में उठाएंगी। एक वो कह रही है कि आज तो मैं जल्दी सोने वाली हूं क्योंकि नेहा शितोले का बर्थडे और मैं नहीं चाहती मैं रात को जगकर उसको विश करूं और मैं तो जल्दी सो जाऊंगी। उस लड़की से मैं 2 मिनट भी बात नहीं कर सकती और मैं उसको बर्थडे विश करूं तो ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बड़ा ही फेक हो जाएगा, तो मैं तो विश नहीं करूंगी। दूसरा वो ये कहती हैं दोस्तों, जो बात मैंने नोटिस करी वो ये है, जो इगोस्टिक बात है कि नेहा अच्छा खाना बनाए लेकिन कोई भी उसकी तारीफ नहीं करेगा, नेहा को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा और चुपचाप खाना खाएंगे और चुपचाप रहेंगे हम सब। और तीसरा मुद्दा कि शिव के मुद्दे को उसने अभी तक पकड़ के रखा है, कहीं ना कहीं उसे ना उसके ईगो पर हर्ट हुआ है और कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि यार शिव ने अभी तक क्यों नहीं आया मनाने, शिव आ क्यों नहीं रहा मनाने, शिव का ऐसा क्या हो गया। तो मुझे लगता है ना दोस्तों ये वीणा जगताप का ये जो मुद्दा है, स्पेशली नेहा के मैटर वाला, ये वीकेंड चढ़ाव में उठेगा ही उठेगा और माजरेकर सर इस पर क्वेश्चन मार्क उठाएंगे। अरे बर्थडे तो ऐसा होता है, ये तो हम इसी सीजन में देख रहे हैं, वरना लास्ट ईयर देखो बर्थडे हो गया या कुछ स्पेशल दिन हो गया, कितना सेलिब्रेट करते थे सब लोग, अपने दुश्मनी छोड़कर, अपने झगड़ों को छोड़कर, अपने फसाद को छोड़ के सब लोग आपस में मिलते थे, हो हल्ला करते थे, एकदम खुश होकर एंजॉय करते थे। बट
लेकिन आज इस बार जो एपिसोड हो रहे हैं बिग बॉस मराठी सीजन 2 में, वो है ना ह्यूमैनिटी पर कहीं ना कहीं एक धब्बा बनते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं है ना लोग जबरदस्ती का फालतू ईगो दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। पता नहीं वीणा जी आप क्या सोच रही है, कहां जा रही है, मुझे तो बहुत गलत लग रहा है। अब बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा और बड़ा ही अजीब सा मैटर आज हमने देखा दोस्तों, वो ये है कि सोफा है जहां पर लिविंग एरिया, वहां पर हीना पंचाल है, वैशाली है, केड़कर है, शिव आते हैं और हीना पंचाल कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो गया है, थोड़ा सा दबा दो, ठीक है, ये बात कहती हैं। अब यहां पर दोस्तों शिव के लिए जो मैंने बात एक कही थी, आपको बताना चाहूंगा कि यहां कुआं वहां खाई, आगे कुआं पीछे खाई, तो ये शिव के लिए ही है। मतलब शिव करे तो करे क्या, यहां पर वो अगर वो मसाज देगा तो वहां पे वीणा जो और ज्यादा उससे नाराज है वो और नाराज हो जाएगी, और नहीं देगा तो यहां पर जो है हीना नाराज हो जाएगी। दोस्तों यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि हीना ने जिस तरीके से बातें रखी, जिस तरीके से बोला, ठीक है, कि तूने मेरा इंसल्ट किया, ये किया, वो क्या, अरे पगली लड़की तुम्हारा इंसल्ट नहीं किया है उसने, वो तो इनफैक्ट इंसल्ट करना ही नहीं चाहता था, इसीलिए उसने माधव देव चक्की की हेल्प ली। अगर उसको मुंह पे मना करना हो तो वो कर देता, लेकिन यहां पर उसने माधव देव चक्की की मदद ली ताकि आपका इंसल्ट ना हो, आपका काम भी हो जाए। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे शिव ने बड़ा ही सही पॉइंट रखा। हाँ बाय द वे मैं कहना चाहता हूँ कि शिव ने बोला कि मेरा नहीं था तो मैं अनकंफर्टेबल था, मेरा नहीं था तो मैंने मना कर दिया। ऑब्वियस सी बात है यार, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री, और बिग बॉस का घर भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक है, तो उस पर हीना का इस तरीके से बवाल करना और इस तरीके से शिव को खरी खोटी सुनाना मुझे नहीं लगता जेन्युइन था। एंड प्लस दोस्तों यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, आई गेस शिव के फैंस को ये थोड़ा सा बुरा लग सकता है, क्योंकि कि शिव है ना दो लड़कियों के बीच में पिसते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं घर में इस तरीके से दिख रहे हैं कि ओ बेचारे यहाँ पर कुआं है तो वहां पर खाए, यहाँ पर वीणा है, यहाँ पर हीना है, यहाँ पर हीना है, यहाँ पे वीणा है। तो मुझे लगता है कि शिव के फैंस को ये लगेगा कि राहुल क्या बात बोल रहा है, राहुल क्यों ऐसा बोल रहा है। लेकिन यस, शिव को अपने गेम को अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि अभी वो गलत रीजंस के चक्कर में घर में दिख रहे हैं। अगर वो अच्छा खेलने लग जाए, थोड़ा अपने गेम पर फोकस करने लग जाए और इन सब चक्करों में ना पड़े ना, तो शिव बहुत ज्यादा आगे जाएंगे। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब दोस्तों टास्क शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स की वो आयरन चेयर मंगाई जाती है, आयरन थ्रोन मंगाया जाता है, नेहा शितोले को सलाहकार बनाया जाता है, शिव को जज बनाया जाता है और माधव देव चक्की को भी सलाहकार बनाया जाता है। देखिए इसके पीछे बिग बॉस की क्या चाल थी वो मैं आपको एक्सपोज करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों की बातें सोच रहा हूँ, जो कि मैंने भी सोचा था कि बिग बॉस तो भाई बायस्ड हो गए, अब तो बायस तरीके से ही नेहा और माधव कान भरेंगे और कहीं ना कहीं शिव को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिग बॉस की स्ट्रेटेजी क्या थी ये मैं आपको बताता हूं। देखिए बिग बॉस ने साफ तौर पे ये बात सोच ली थी कि शिव तो भाई कैप्टन है तो वो तो नहीं होगा, ओके, नेहा को इम्यूनिटी मिली है उसको नहीं होगा, माधव वैसे भी गेम में कुछ नहीं कर रहा है तो बेटर है कि उसकी पेयरिंग अभी नहीं बनाता हूं, बाद में बनाता हूं, उसको सलाहकार बना देते हैं। तो माधव को यहां पे सलाहकार रख दिया। अब बिग बॉस ने क्या चला कि जो लोगों की बनती नहीं है, जिनकी आपस में थोड़ी सी है ना खिटपिट है, उनको फेस ऑफ करवा दिया। ये बहुत ही इंटेलिजेंट वे में बिग बॉस ने हैंडल की है बातें। तो बिग बॉस ने जहां एक तरफ पराग हैं, दूसरी तरफ केड़कर हैं, जहां पर किशोरी ताई है, वहीं ऊपर सुरेखा ताई हैं, फिर वहीं वैशाली है, वहीं पे आप देखेंगे रूपाली है, और जहां पे वीणा जगताप है जो कि शिव के कहीं ना कहीं अच्छी दोस्त है, वहीं शिव की दूसरी अच्छी दोस्त यानी कि हीना को सामने फेस ऑफ कर दिया। तो बिग बॉस ने आज तो लिटरली खेल दिया दोस्तों, और बिग बॉस ने कहीं ना कहीं सोचा होगा कि इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा और हमें ना डिफरेंट तरीके के नॉमिनेशन में लोग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले बजर बजता है, केलकर और पराग आमने सामने होते हैं। सामने हम देखते हैं कि आयरन थ्रोन पे बैठे हुए हैं शिव, ठीक है। केलकर को आज इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था ना दोस्तों, मैं क्या बताऊं। केलकर इस बात से निश्चिंत थे कि भाई मेरे सामने दोस्त बैठे हुए हैं और जो फैसला आएगा वो मेरे ऊपर आएगा। देखिए बोली बच्चन के मामले में ना केलकर बहुत आगे है, बहुत ज्यादा आगे है। वो है ना यहां से पॉइंट नहीं बोलते, वो पॉइंट बस बोलते हैं, और वो इतना अच्छी तरीके से बोलते हैं कि उन्होंने शिव को दोस्तों कहीं ना कहीं भड़काना भी शुरू कर दिया था। आपने तो देखा ही होगा, शिव को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर दिया है उन्होंने। तो इसकी वजह से आज पराग भले कितने भी अच्छे पॉइंट बोल लेता,
और मतलब अच्छे ही बोला पराग ने, लेकिन जितने भी अच्छे वो पॉइंट बोल रहा था उसके लिए केड़कर को घुमा फिरा के बेसर पैर की बातें ऐड करके वो बोली बच्चन करके उसने जो है सामने वाले को पटा लिया। अब देखिए यहाँ पर ना नेहा का सलाहकार का काम क्या था कि सलाह मशवरा करना, ठीक है। यहाँ पर माधव के पास इतनी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो वहां पर जब मैटर डिस्कस कर रहे हैं तो वो उस पर स्टैंड ले सकते थे, अपनी बातों को प्रेजेंट कर सकते थे, अपने क्या सोचते हैं क्या समझते हैं उसको रख सकते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नेहा एक्टिव थी। नेहा ने बोला कि शिव ऐसा करो कि आप केड़कर को जो है एंजल बना दो और उसको है ना डेविल बना दो। तो बेसिकली बस यही हुआ और कुछ नहीं हुआ दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे लग रहा था एक प्रॉपर हेल्दी डिस्कशन होगा, पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझा जाएगा, लेकिन नहीं। पराग ने भी दोस्तों इस बात को भांप लिया था क्योंकि उसको पता चल गया था कि यहाँ पर तो दोस्ती निभाई जाएगी, तो बेसिकली अगर मैं जितना भी बोलूंगा तो वो गलती होगा। और पराग के साथ ऐसे ही होता है, पराग को जो है टोपी पहना दी जाती है, मतलब कि वो हेयरबैंड सींग वाला हॉर्न वाला पहना दिया जाता है, यानी कि पराग को नर्क भेज दिया जाता है। और वहीं बात करूं केड़कर की तो केड़कर को दोस्तों स्वर्ग भेज दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी केड़कर सोच कर आए थे, ऑलरेडी केड़कर के दिमाग में था। और अपनी बोली बच्चन से जिस तरीके से उन्होंने जज और सलाहकार को इंप्रेस किया वो आप सबके सामने है। अच्छा, आपका क्या राय है इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि दोनों में से कौन ज्यादा डिजर्विंग थे नर्क के लिए, ये मुझे जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे मैं फिर से एक बात कहना चाहता हूँ कि सलाहकार का काम सलाह करना होता है, वाद विवाद थोड़ा सा डिस्कशन करना होता है, ओपन हेल्दी डिस्कशन करना होता है। लेकिन नेहा शितोले को हमने ऐसा कुछ नहीं करते हुए देखा। और नेहा शितोले जी ने जो है साफ तौर पे शिव को बोला कि नहीं इसको डालो इसको रखो, इसको डालो इसको रखो। सेम ऐसे ही सारे कंटेंडर्स के साथ ऐसे ही हुआ। अब दोस्तों एक तरफ किशोरी शाहने थी, दूसरी तरफ थी सुरेखा ताई। बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन किशोरी जी ने जो है हथियार डाल दिए। सुरेखा जी बैक टू बैक फायर करती रही, बैक टू बैक फायर करती रही, लेकिन अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो किशोरी जी ने हथियार डाल दिए और सुरेखा जी विजय हुई। आगे बात करते हैं दोस्तों वीणा जगताप की और हिना पांचाल की। भाई ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा हेक्टिक लग रही थी शिव को। और जिस तरीके से मैंने तो पहले डिसाइड कर लिया था यहाँ पर तो वीणा को एंजल मिलने वाला है और हिना को जो है डेविल मिलने वाला है, ठीक है, दिमाग में मन पहले ही बना लिया था। लेकिन ये क्या, इतने अच्छे वाद विवाद के बावजूद, इतने अच्छे पॉइंट्स रखने के बावजूद, इतनी सारी चीजें बोलने के बावजूद वीणा को मिलता है नर्क का रास्ता और वहीं हिना को मिलता है दोस्तों स्वर्ग का रास्ता। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि हिना ने भी अच्छा खेला और जिस तरीके से वो काउंटर पे काउंटर कर रही थी, वीणा को जवाब दे रही थी, वो लाजवाब था। लेकिन एज यूजुअल हमें लग रहा था कि वीणा को ही जो है एक तरीके से यहाँ पर स्वर्ग का दरवाजा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों बारी आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट रूपाली भोसले और वैशाली माड़े के बीच में। देखिए दोनों ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आपस में लड़ रहे थे। लेकिन एज वी हैव डिसाइडेड दिस थिंग कि ये हमको पहले ही गेम शुरू होने से पहले ही पता चल गया था कि सारा केवीपीआर जो ग्रुप है वो नॉमिनेशन में जाएगा ही जाएगा। बिग बॉस सीजन 12 की अगर आपको बात याद होगी दोस्तों तो एश श्रीसंत जो बिग बॉस के घर में थे तब उस वक्त ये बात उनके ऊपर डाली थी बिग बॉस ने कि आप अपनी मर्जी से नॉमिनेट कर सकते हो इस हफ्ते। तो उन्होंने क्या किया था कि घर में एक हैप्पी क्लब था जो कि 4 लोगों का मिश्रण था। एक उसमें दीपक ठाकुर था, एक सोमी खान, एक सुरभि राणा, चौथे रोमिल, राइट। तो यहां पर क्या किया था कि उन्होंने चालाकी से सारे हैप्पी क्लब को अनहैप्पी कर दिया था और उनको नॉमिनेशन में डाल दिया था। और यहां पर सेम ऐसा आज के दिन होता है और शिव जो है, शिव प्लस नेहा दोनों ही आपस में मिलकर केवीपीआर ग्रुप को जो है नॉमिनेशन में डाल देते हैं। लेकिन दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई थी, वो ये हुई थी कि उसमें वहां पर यानी कि सीजन 12 में वोटिंग लाइंस चालू थी बट उस समय नॉमिनेशन नहीं होता है, राइट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो वोटिंग लाइंस बंद है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि यहां पर इस हफ्ते जो 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं यानी कि केवीपीआर ग्रुप और साथ ही साथ उसमें हिना पांचाल, तो इनकी भी कहीं ना कहीं दोस्तों नॉमिनेशन इस हफ्ते नहीं होंगे क्योंकि ये 5 स्ट्रॉन्ग है। देखिए आज का सबसे बड़ा जो टारगेट थी कहीं ना कहीं वो सुरेखा ताई थी। सुरेखा ताई को बिग बॉस अपने जाल में फंसाना चाहते थे, फांसना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने माधव के साथ टर्म्स एंड कंडीशन रखी। अब यहां पर अगर वो सुरेखा ताई का नाम लेता यानी कि शिव जो है सुरेखा ताई का नाम लेता तो मैं ये कह सकता हूं कि पूरे हफ्ते भर में
सुरेखा ताई ने जीना हराम कर देना था शिव का। कुछ ना कुछ बातें बोलती, कुछ ना कुछ उल्टी बातें बोलती, इरिटेट करती, या फिर हो सकता है कि मे बी इतना इरिटेट कर देती कि शिव जो है ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि किस घड़ी में मैंने इनका नाम ले लिया था। तो ऐसे में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो माधव के साथ अगर सुरेखा ताई आती तो सुरेखा ताई डेफिनेटली घर के अंदर नॉमिनेशन में चली जाती और इस हफ्ते वो घर से बेघर होती। लेकिन बिग बॉस का ये जो जाल फैलाया हुआ था, बिग बॉस है ना एक मछली को अंदर करना चाहता था यानी कि सुरेखा ताई को, बट वो हाथ में नहीं आती है तो बिग बॉस कहीं ना कहीं सकपके से रह गए हैं दोस्तों। इसकी वजह से भी वोटिंग लाइन क्लोज हो सकती है क्योंकि ये सारे कंटेंडर जो हैं ये शो की जान है जो कि नॉमिनेट हुए, राइट। चाहे वो हिना ले लो, वीणा ले लो, पराग ले लो, किशोरी जी ले लो, या फिर हमारी रूपाली भोंसले ले लो। अगर आप देखेंगे ना दोस्तों ध्यान से तो माधव के जब कॉन्वर्जेशन हो रहा था हिना के साथ तो हिना ने बड़ी ही जल्दी है ना गिव अप कर दिया और वो मुझे है ना हजम नहीं हो पाई बात कि हिना जो कि जिसने कि वीणा का मुख तक बंद करवा दिया था वो कैसे चुप रह सकती है माधव के मामले में। और एज यूजुअल हम जानते हैं कि 4 तो ये सदस्य थे, 5वीं सदस्य जो है वो हिना पंचाल नॉमिनेट हो गई है घर के अंदर घर से बाहर निकलने के लिए। वीणा ने ना मुद्दा उठाया शिव पे कि बायस्ड है। यहां पर दोस्तों वीणा ये बात भी कहती है कि अच्छा तूने हिना पंचाल को नरक भेजा तो मुझको स्वर्ग भेज। अरे भाई वीणा जी आप क्या बिग बॉस हो? दोस्तों सुरेखा ताई अब पता नहीं क्यों अचानक से बीच में भड़क जाती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं बोलता हूँ ये सुरेखा ताई भड़क ली। सुरेखा ताई भड़कती है वीणा जगताप के ऊपर। आपको भाई एंजल हो, आपको जन्नत मिली है तो आप जन्नत के मजे लूटो, आप क्यों इस झगड़े में पड़ रही हो? आप वीणा को उल्टा बोल रही हो तो वीणा ने भी जब बोल दिया कि आप घर में सबसे ज्यादा कम काम करती है तो फिर उस पर आप अलग बात कहने लगी, उसको बोलती हो कि आप मुझे मत सिखाओ, मुझे मत बताओ, कुत्ते की तरह भौंकना, इस तरीके से गंदे वर्ड्स कुत्ता वुत्ता ये सब बोलती है। नेशनल टेलीविजन पे सुरेखा जी के मुंह से ये बातें सुनना मुझे तो नहीं लगता कि शोभा देता है, लेकिन आपको क्या कहना है इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं तो फिर उसके बाद वो सॉरी भी बोलती है, वीणा सॉरी भी बोलती है, राइट सुरेखा ताई को। लेकिन सुरेखा ताई उस बात को पकड़ के बैठी है और वो अपनी सहेलियों के साथ यानी कि हिना के साथ, वैशाली के साथ, नेहा के साथ इस बात का डिस्कशन करती हैं कि वो मुझे इस तरीके से बोल रही है, सॉरी ऐसा है वैसा है, फेक है, ये है वो है, और यहाँ पर वो नाम भी रख देते हैं, छुछुंदरी नाम रख देती हैं। सुरेखा जी अच्छा खासा आपको हेवन मिला है तो आप उसको एंजॉय करो, आप क्यों इधर नरक के लोगों को हैम्पर कर रही हो? तो मुझे लगता है दोस्तों ये बहुत ज्यादा गलत था। यहाँ पर दोस्तों रूपाली भोंसले के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मैंने इंट्रो में कही थी कि इन्होंने वीकेंड चढ़ाव में माजरे सर को बोला था कि ये मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, मैंने जानबूझ के इंस्टिगेट नहीं किया, मुझे नंबर 4 चाहिए था इसलिए मैंने लड़ झगड़ के वो नंबर 4 लिया। आज यहाँ पर रूपाली भोंसले अलग ही कहती है कि ये बिचुकले के लिए मेरी स्ट्रैटेजी थी, उसको इंस्टिगेट करना मेरी स्ट्रैटेजी थी और जो मैंने सोचा था वो मैंने करके दिखाया। तो भाई रूपाली भोंसले आप तो अपने ही जाल में फंसती जा रही हैं, संभल कर, क्योंकि महेश मांजरेकर सर की निगाहें हर तरफ है और महेश सर कहीं ना कहीं वीकेंड चढ़ाव में मुझे लगता है दोस्तों इस पर बदला लेंगे, मतलब इस पर अपनी बात रखेंगे। और वही दोस्तों अगर मैं बात करूं तो शिव की क्लास लगने वाली है जबरदस्त, क्योंकि शिव कहीं ना कहीं बायस था। सलाहकार का काम है, ठीक है, अपना काम किया, उसने इधर उधर इंफॉर्मेशन पास की, लेकिन यहां पर शिव का टोटली डिसीजन था कि आप किसको नॉमिनेशन में डालें, किसको नहीं डालें। तो शिव का भी हो सकता है मुझे कि खटिया खड़ी कर दे महेश मांजरेकर सर। लेट्स सी, देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों आज के दिन ओवर एंड ऑल जो है बड़ा ही अजीब टास्क था। बिग बॉस सीजन 12 की मुझे याद आ गई और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे कंटेंडर्स के चेहरे सामने आए जो कि सामने से कुछ और दिखते हैं लेकिन पीठ पीछे कुछ और है। वो आपको क्या कहना है आज के एपिसोड के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आणि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सगळेमध्ये उपलब्ध आहे RAHULBHOJ, तो जॉईन करा अँड हसत राहा, मसत राहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका।